अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में कुछ चांद बचपन में उमूमन आपने गली मोहल्लों के अंदर आवाज़ें सुनी होंगी। जिस घर में न्याज बढ़ती थी वो मुमकिन तौर पर इस तरह के वाले आते थे, बाल लोग कुड़ियों चीज़ वंडी दी ले जाओ। अमूमी तौर पर जो है बचपन चूँकि उसकी यादें बहुत ही ज़्यादा हसीन होती हैं, लिहाजा ये इस तरह की यादें अमूमी तौर पर बंदों के जहन के अंदर मौजूद रहती हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज गुफ्तगू का आगाज़ ये बालों कुड़ियों चीज़ वंडी दी ले जाओ से क्यों किया, क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उस वक़्त तो चीज़ों का देखने और समझने के अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। मौजूदा सूरत हाल में मुझे इस तरह लग रहा है कि इमरान खान साहब के लिए जो आवाज़ें लग रही हैं वो ये लग रहे हैं आके सज़ा ले जा, क्योंकि इतनी आसानी के साथ इमरान खान साहब के मामला चल रहे हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ हंगामा खेज़ है बल्कि शायद इंतखाबात से ठीक 2 दिन पहले इमरान खान के ऊपर अगर 9 मई के वाक़यात पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है तो इसका मतलब ये है जनाब कि इमरान खान का जो खेल है वो ना सिर्फ अंजाम बल्कि इबरतनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। और ये ख़ास तौर पर इलेक्शन से पहले इतना डेयरिंग स्टेप, इसके जो इसे कहते हैं ना, ये डबल एज किस्म का एक मामला है, एक ऐसी तलवार है जो 2 धारी है। और ये वाला जो मामला है वो यकीनी तौर पर कोई भी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। कैसे? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि एक तासुर है जो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ फैलाया जा रहा है कि इमरान खान के तो खंबे भी जीत जाएंगे। इमरान खान का वोटर 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात सुबह 8 बजे जो है ना वो हशरातुल अर्ज़ की तरह ज़मीन से बरामद होगा और फिर उसके बाद पोलिंग स्टेशंस पर जो अमला है वो थोड़ा पड़ जाएगा, वोटर्स ज़्यादा हो जाएंगे। ये एक परसेप्शन है जो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ना सिर्फ उसको फैलाया गया है बल्कि उसको इस हद तक तरवीज दी गई है जिसके बाद इस बात के भी खदशात लाहक हो गए कि अगर 8 फरवरी को वाक़तन जिस तादाद के अंदर परसेप्शन को बिल्ड किया जा रहा है उतनी ही बड़ी तादाद के अंदर अगर लोग निकल आते हैं तो फिर जो नताइज हैं क्या उन नताइज को इस्टेब्लिशमेंट कबूल कर लेगी? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों इस वक्त मशरिक और मगरिब हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ मिलने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि अडयाला जेल में लग गई है रौनक, 359 मुल्ज़मान का एक तारीखी इकट्ठ हुआ है जिनमें जनाब बड़े सरकर्दा लीडर शामिल हैं, इमरान खान शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, जनाब शेख रशीद शामिल हैं और इस तरह के दीगर लोग मौजूद हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जनाब जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज साहब हैं वो 9 मई के वाक़यात के ऊपर इन तमाम मुल्ज़मों को चार्जशीट कर दी है, उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के लिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि या तो वो इस जो कार्रवाई है उसको इस तरीके से समझें कि जनाब हमने बददिल हो गए हैं, हमारा लीडर फाइल लगने लगा है, अब हमने जाकर पोलिंग स्टेशन के ऊपर किसी तरह का वोट कास्ट नहीं करना और वो इस इंतखाबी अमल से इररेलिवेंट हो जाए। दूसरा एस्पेक्ट इस सारे अमल का ये हो सकता है कि वो तमाम के तमाम लोग जो रिएक्शनरी हैं, जो ये समझते हैं कि जनाब इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, वो इतनी बड़ी तादाद में निकल आएँ कि तमाम के तमाम जो अंदाजे हैं वो गलत साबित हो जाए। इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब के लिए ये वाला मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन है तो ये कहना गलत नहीं होगा। इमरान खान के ऊपर 9 मई के वाक़यात की चार्जशीट एक बहुत बड़ा इक़दाम है। इमरान खान की तरफ से लोगों का बाहर निकलना एक बहुत बड़ा इक़दाम है। इमरान खान के लिए लोगों का बाहर ना निकलना ये इन सब से ज़्यादा बड़ा इक़दाम होगा। लिहाजा ये जो सिचुएशन है, ये जो मैच इस वक्त चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब अगर आपको मैं बताऊं कि मौजूदा हालात के अंदर मुख्तलिफ तरीके से जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। मिसाल देता हूँ आपको, इस वक्त लाहौर में जो कार्रवाई है वो जारी है और डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, इजाज़ चौधरी, ये वो शख्सियात हैं, इन समेत दीगर पॉलिटिकल लीडर्स, इनके खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में ना सिर्फ कार्रवाई जारी है बल्कि इनको चार्जशीट कर दिया गया है। 9 मई के वाक़यात में इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और इसमें जो है इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर की अदालत ने मुल्ज़मान के जेल ट्रायल का हुक्म भी दिया है और आइंदा समात पर गवाहान को तलब भी कर लिया है। इन तमाम रहनुमाओं पर जनाब 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो कार्रवाई है वो की गई है और ये जो गिलाओ झड़ाओ के वाक़यात हैं
इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। अब यहाँ पर भी ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये सब कार्रवाई का आगाज़ में जो वक्फा है वो एक दिन का है, इलेक्शन और इस कार्रवाई। अब इससे नताइज क्या हासिल होंगे, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल। अगर आप गौर करें तो मौजूदा हालात में जो सियासी लड़ाई है वो मुझे यकतरफा होती हुई नज़र आ रही है। यकतरफा इस वजह से कि एक ऐलान है जो कल से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक ट्वीट है। इस ट्वीट के अंदर बालों कुड़ियों वाला ही ऐलान किया गया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क भर में जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं उन पोलिंग स्टेशंस पे ड्यूटी के लिए पोलिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस बात का एतराफ़ कर रही है कि उनके पास इस इंतखाबी अमल को मॉनिटर करने के लिए, इस इंतखाबी अमल में हिस्सा बनने के लिए पोलिंग एजेंट्स भी मुकम्मल तादाद में मौजूद नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो बैलेट पेपर्स हैं इनकी तरसील का अमल मुकम्मल कर दिया है। इस वक्त मुल्क भर में तकरीबन 92,000 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। 92,000 पोलिंग स्टेशंस के अंदर कम से कम हर एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 4 पोलिंग बूथ होते हैं। हर एक पोलिंग बूथ के अंदर एक पोलिंग एजेंट डेफिनेटली मौजूद होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम 3 लाख पोलिंग एजेंट्स की ज़रूरत है। 3 लाख पोलिंग एजेंट्स जो मुल्क के 92,000 पोलिंग स्टेशंस पर जाकर ड्यूटी दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती है कि उसकी एक कॉल के ऊपर लाखों लोग आकर ना सिर्फ जमा हो जाते हैं बल्कि अगर वो दिन को दिन कहते हैं तो वो दिन होता है, अगर वो रात को रात कहते हैं तो रात होता है। इस तरह का जो एक कल्ट है वो डेवलप किया गया है। लेकिन हालात क्या हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाज़ें देकर लोगों को बुलाना पड़ रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता हमारे लिए पोलिंग एजेंट बन जाओ, लेकिन पोलिंग एजेंट्स अभी तक मौजूद नहीं हैं। अब पोलिंग एजेंट ना होने का नुकसान क्या है? देखें, इंतखाबी अमल के अंदर जो वो तमाम लोग जो इस इंतखाबी प्रैक्टिस का हिस्सा होते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है कि पोलिंग डे पर किस तरह की एक्टिविटी करनी है। जिस तरीके से मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि 92,000 पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग स्टेशन के अंदर 4 बूथ, 2 मर्दों के बूथ, 2 औरतों के बूथ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको पोलिंग एजेंट्स बिठाने हैं, उसके साथ साथ आपको पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप लगाना है जहां पर आपको वोटर्स को उनका जो वोटर नंबर है, सीरियल नंबर है, उनका वोट किस पोलिंग बूथ में है, इसकी आगाही के लिए आपको बाहर कैंप लगा के बैठना है। और वहां पर भी को 8-10 लोगों की ज़रूरत होती है आपको कैंप लगाने के लिए। अगर आप कैंप नहीं भी लगाते तब भी आपको वहां पर अपनी प्रेजेंस को शो करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वोटर को घर से लेकर पोलिंग स्टेशन तक लेके आना। यह वो सारा अमल है जिसमें बड़ी तादाद के अंदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर पोलिंग एजेंट नहीं है, जिसका वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे पास पोलिंग एजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी दो एलिमेंट्स हैं उनके पास वो भी मौजूद नहीं है। उनके पास पोलिंग कैंप लगाने के लिए सहूलियात और वहां पर भी वर्क फोर्स अवेलेबल नहीं है, और लोगों को घर से लेकर पोलिंग स्टेशन तक लेके आना और फिर वोट कास्ट कराकर लोगों को वापस घरों तक छोड़ के आने की भी फैसिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो सारे का सारा अमल से ला ताल्लुक हो गए। फिर उससे पहले इस बात का एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि पोलिंग के इख्तिताम के बाद काउंटिंग का अमल होता है। काउंटिंग के अमल के अंदर उम्मीदवार के नुमाइंदे की मौजूदगी ज़रूर होती है। नुमाइंदा कौन होता है? पोलिंग एजेंट। अब अगर पोलिंग एजेंट नहीं होगा तो वो जो फॉर्म 45 मिलता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, जिस पर उस पोलिंग स्टेशन में जो काउंट किए गए वोट्स हैं वो दर्ज होते हैं, वो फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट है उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि पोलिंग एजेंट था ही नहीं। जब पोलिंग एजेंट नहीं होगा, फॉर्म 45 नहीं होगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ही आराम के साथ इस बात का इल्ज़ाम आयद करना शुरू कर देंगे कि जनाब हमें तो फॉर्म 45 दिया ही नहीं गया। भाई जब आपका बंदे नहीं है तो आपको फॉर्म 45 कैसे मिलेगा? लेकिन चूंकि इस
بات کو کسی نے اس وقت تسلیم ہی نہیں کرنا، لہٰذا یہ ایک بیانیے کا حصہ بن جائے گا، اور اسی بیانیے کی بنیاد خود عمران خان اور ان کی جو بہن ہے محترمہ علیمہ خان ان کی طرف سے رکھی جا چکی ہے۔ علیمہ خان نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے پاس کنفرم اطلاعات ہیں کہ الیکشن مانیٹرنگ سسٹم EMS کو ہیک کر لیا جائے گا، اور اس سسٹم کو ہیک کرنے کے بعد نتائج کے اندر رد و بدل کیا جائے گا۔ پھر عمران خان صاحب نے جو عدت میں شدت والا معاملہ ہے اس کیس کی سماعت کے دوران میڈیا کے ساتھ مسلسل انٹریکشن رکھا، اور یہاں پر بھی ان کا ایمفیسس اسی ایک نقطے کے اوپر تھا کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، ان دو جماعتوں کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں، ان دونوں کو اس وقت تک پولنگ سٹیشن سے باہر نہیں نکلنا چاہیے جب تک ان کے پاس بھی پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے جاری کردہ مصدقہ انتخابی نتائج کی نقل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے پاس پولنگ ایجنٹس نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ جناب جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے ہمارے پاس جو ہے پولنگ ایجنٹس کے پاس فارم 45 ہوگا، تبھی ہم جو ہے اس کے اوپر اپنے بیانیے کو لے کر آگے بڑھ پائیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ EMS سسٹم جو ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے۔ اب EMS کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے چیزیں آ چکی ہیں سامنے کہ وہ آن لائن بھی کام کرتا ہے، آف لائن بھی کام کرتا ہے، اور اس میں جو اس کے لیے جو اور بھی بہت ساری جیو ٹیگنگ اور اس طرح کی اس کے اندر فیسلٹیز موجود ہیں اس سافٹ ویئر میں، لہٰذا اس بات کے امکانات ابھی تک تو کم نظر آتے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے کاریگر لوگ موجود ہیں۔ اب اس سچویشن میں جو میں نے آپ کو ایک ماحول بتا دیا ہے، اس ماحول میں اصولی طور پر اگر دیکھا جائے سیاست کے انداز میں یا معاملہ فہمی کے انداز میں، تو یہ بات بہت ہی زیادہ قرین از قیاس نظر آتی تھی کہ جناب اس معاملے کو یعنی 9 مئی کے واقعات کے اوپر ہیئرنگ کے سٹارٹ کرنے کے عمل کو مؤخر کیا جا سکتا تھا، کیونکہ عمران خان کو سزائیں مل چکی ہیں سائفر کیس میں وطن دشمنی، اس کے بعد جو ہے توشہ خانہ میں مالی کرپشن، اور اس کے بعد عدت والے کیس کے اندر اخلاقی کرپشن، یعنی عمران خان کو ہر ایک جو خانے میں فٹ کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا صورتحال بن سکتی تھی؟ اس معاملے کو روکا جا سکتا تھا 9 فروری کے لیے، 8 فروری کے لیے، 11 فروری کے لیے، لیکن اس عمل کا آغاز بھی اگر 6 فروری کو کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذہن کے اندر کوئی اور چیز بھی موجود ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو یا تو مشتعل کر کے سڑکوں پر لا کر گدڑ کٹ چڑھا کر عمران خان کے بارے میں وطن دشمنی اور ریاست دشمن کا جو ایک تاثر ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے اس کے اوپر موڑ لگانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس کرک کا ایونٹ بھی موجود ہے۔ ان کے پاس بھی ریسنٹلی میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر شیر افضل مروت کے حلقے میں جو مسلح افراد کی جو موجودگی ہے وہ بھی نمایاں نظر آ رہی ہے، اور سوشل میڈیا کی کیمپین، ان کے پاس اس سارے ایویڈنس کی موجودگی میں PTI کے کارکنوں کو تن دینے کا بہت ہی زیادہ اچھا موقع موجود ہے۔ اور دوسرا، انہیں اس بات کا امکان ہے یا ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جو اقدامات ان لوگوں نے اٹھا لیے ہیں عمران خان کو سزائیں دینے کے بعد، پاکستان تحریک انصاف کو سنب کرنے کے بعد، پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھیننے سمیت ہر ایک راستے پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے بعد، تو اب PTI کا کوئی بندہ باہر نہیں نکلے گا، اور ٹرن آؤٹ ان کی خواہشات کے مطابق 35 سے 40% کے درمیان رہے گا۔ اب یہ ایک بہت ہی زیادہ ٹرکی قسم کی ایک سچویشن ہے، کیونکہ اگر ٹرن آؤٹ 35 سے 40% کے درمیان رہتا ہے، 40% سے ایکسیڈ بھی کر جاتا ہے، تب پاکستان تحریک انصاف کی جو اقتدار میں آنے کی جو چانسز ہیں وہ بالکل زیرو ہو جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں نہیں آ پائے گی۔ لیکن اگر ٹرن آؤٹ 45 سے اوپر چلا جاتا ہے اور 55 سے 60% کے درمیان ہو جاتا ہے، تو پھر جناب یہ تو پوری کی پوری گیم ہی الٹ کے رہ جائے گی، اور یہیں سے وہ خطرے کا جو ہے نا نشان، وہاں سے وہ حد شروع ہوتی ہے کہ ایسا ہو جائے گا پھر کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اسی پھر کو
روکنے کے لیے یہ 6 مئی کی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ وہ جو ہے نا کہتے ہیں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک نشانی ہے اسی بات کی کہ جناب ذرا دھیان کرنا، اگر آپ کو اپنا لیڈر پیارا ہے تو ذرا زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا تھوڑی سی احتیاط کریں۔ ادروائز جو کھیل ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا نہ صرف مکمل کنٹرول ہے بلکہ اس کھیل کے تمام قواعد و ضوابط کو بھی طے کر لیا گیا ہے اور اس کھیل کے نتائج کو بھی طے کر لیا گیا ہے۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔